हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12वीं का विषय रसायन शास्त्र का प्रश्न बैंक पढ़ने जा रहे हैं। ये कक्षा 12वीं वर्ष 2025-26 के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। आपके परीक्षा में प्रश्न जो विकल्प, सही जोड़ी, खालिस्तान, ये सभी यहीं से बनने वाले हैं और प्रश्न भी बनने वाले हैं। मेरा मानना है बच्चा 90 से 95% प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। सो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है बेटा। अगर आप लास्ट तक वॉच करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो चलो अपन मिलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है अब तक के हम 2 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। 2 चैप्टर को मैंने सॉल्यूशन सहित आप लोगों को बताया है, फुल सॉल्यूशन, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अब हम जो बात करने वाले हैं ये चैप्टर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम है बेटा डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग फुल इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम सीधे सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आने वाला है यहाँ से। देखिएगा, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में से वस्तुनिष्ठ में 5 प्रश्न आएंगे। 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा, 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक का 1 प्रश्न बनेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, यह है बेटा चैप्टर नंबर 3 इकाई 3, ठीक है। चलिए इकाई 3 डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। तो पहला प्रश्न आप लोगों को ये पूछा है, एफ ब्लॉक के सभी तत्वों को क्या कहा जाता है। तो याद रखना बेटा, एफ ब्लॉक के सभी जितने भी तत्व हैं इसे हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व कहते हैं? संक्रमण तत्व। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आप संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसे अपन संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड होता है बेटा, लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो जो लेंथेनाइट्स होते हैं, लेंथेनाइट्स को ये एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है बेटा आप लोगों का लेंथेनाइट और एक होता है आप लोगों का एक्टेनाइट, ठीक है। तो जो लेंथेनाइट होता है इसको अपन 4F श्रेणी भी कहते हैं और जो एक्टिनाइट होता है इसे अपन 5F श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। तो 4F श्रेणी होने के कारण अंतिम इलेक्ट्रॉन इस 4S में प्रवेश करता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो गिवन है N-2D ऑप्शन है, ये तो आप लोगों का एफ ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन आपको लेंथेनाइट का पूछा है, तो लेंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है बच्चा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में प्रवेश करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4F 1 से 14, 5D 0 to 1, 6S2, ओके। प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 बोलता है बेटा, जिंक, कैडमियम और पारा, जो आप लोगों के पास संकेत दिया है, जिंक, कैडमियम और पारा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो जो जिंक, कैडमियम और पारा होता है बेटा, ये जो संक्रमण तत्व के अंतिम तत्व होते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, ठीक है, क्योंकि इनका डी कक्षक पूर्णतः पूरित होता है। तो डी कक्षक पूर्णतः पूरित होने के कारण हम इनको संक्रमण श्रेणी के तत्वों में नहीं गिना जाता। तो डी कक्षक पूर्णतः पूरित होना मतलब डी में पूर्णतः 10 इलेक्ट्रॉन का होना, ठीक है। तो यहीं से हम लोगों ने इनका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का ए, N-1D 10 NH2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, अंतः संक्रमण तत्व हैं। तो अंतः संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। तो देखो, स्कैंडियम भी आप लोगों का डी ब्लॉक का तत्व है,
मरकरी भी डी ब्लॉक का तत्व है, इट्रियम भी डी ब्लॉक का तत्व है। तो जो अंतर संक्रमण तत्व हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा सीरियम, ठीक है, सीरियम, जो कि आप लोगों को लिंथेनाइट तत्व कहलाता है। ओके, चलिए डन बेटा। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न 5 में दिया है Fe3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो बेटा इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, Fe3+ आयन में, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं कि कितनी होती है, फिर हम देखते हैं, ठीक है। चलो तो Fe की बात करते हैं। Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है बेटा ये 26 होता है, ठीक है। अगर मैं इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता हूँ तो ये 3d6 और 4s कितना होता है, 2 होता है, 3d6 और 4s 2। अब 3d की बात करते हैं बेटा, d और 4s, तो देखो d के कक्षकों की संख्या 5 होती है, ठीक, 1 2 3 4 और 1 5, और 4s 1। और यहाँ पर बोला है 3+ आयन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन ने त्याग चुका है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि देखिएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन का त्यागना मतलब देखो ये S से 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा और D से 1 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, D में जो बचे इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी बेटा 5, ठीक है ना। 6 थे तो 1 और यहाँ के 2, तो 4s हो जाएगा 0। तो ये इसका Fe2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब इसमें देखो D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, तो 1 2 3 4 और ये 5 सभी अयुग्मित है, किसी का भी जोड़ा नहीं है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5। ओके, ये आप लोगों के राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। नेक्स्ट, डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। तो बेटा याद रखना, डी ब्लॉक के अभी मैंने बताया था जिंक, कैडमियम और पारा को अपन संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं गिना जाता, क्योंकि इनका N-1 डी कक्षक पूर्णतः पूरित होता है, और N-1 डी कक्षक पूर्णतः पूरित होने के कारण इसे संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं गिना जाता। ओके, चलिए ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 7, ठीक है। ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित अवस्था नहीं दर्शाता। तो बेटा ऐसा जो संक्रमण तत्व होता है आप लोगों के पास वो स्कैंडियम होता है, ठीक है। ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। ओके, प्रश्न क्रमांक 8 के बारे में बात करते बच्चा कि निम्न में से कौन सा तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। तो देखिएगा कि जो कैडमियम है, कैडमियम, मरकरी और जिंक ये सभी +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन जो कॉपर होता है बेटा ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है, क्लियर। प्रश्न क्रमांक 9 के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सिक्का धातु है। तो बेटा जो सिक्का धातु होता है ये कॉपर Ag और गोल्ड Au, ठीक है, इन तीनों का मिश्रण होता है, तो इन्हें अपन कौन सी धातु कहते हैं, सिक्का धातु कहते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 में लेंथेनाइट श्रेणी के कौन सा सदस्य अपनी आसानी से +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो सीरियम जो होता है ऑप्शन नंबर ए, ये आसानी से +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए बच्चा, रिक्त स्थान हम लोग बारी बारी से देखते हैं एक एक। पहला रिक्त स्थान बोला है बेटा कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खाली स्थान है। तो देखो संक्रमण तत्वों का आप लोगों को याद ही रखना है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1D, ठीक है, N-1D 1 से 10, NS 1 से 2 होता है। ओके, क्लियर, ये आप लोगों को याद रखना है। ये अंतिम से पहले वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। सेकेंड प्रश्न है, खालिस्तान संक्रमण धातु द्रवावस्था में पाई जाती है। तो बेटा जो मरकरी होता है जिसका संकेत होता है Hg, आप इसे मरकरी या पारा भी कह सकते हैं, मरकरी या पारा धातु ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। तो यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व को ट्रांस यूरेनियम, है ना, ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ट्रांस यूरेनियम तत्व, या इसे परा यूरेनियम भी कहते हैं, परा यूरेनियम। ठीक है, परा यूरेनियम। ओके, ये जो क्वेश्चन का आंसर बताया ये मैंने था क्वेश्चन नंबर 3, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सही सूत्र होगा। तो बेटा जो जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है ये ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम का मतलब देखो C2H5 की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण होता है। हम इसे क्या कहते हैं, जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसका सही सूत्र ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेंथेनाइट की सुप्रसिद्ध मिश्र धातु को खालिस्तान कहते हैं। तो जो लेंथेनाइट होती है उसकी सुप्रसिद्ध मिश्र धातु को मिस मेटल कहते हैं। ठीक है, मिस मेटल, ओके, मिस मेटल कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है यहाँ पर आप लोगों को, है ना, जीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जीडी का नाम क्या होता है बेटा, ये होता है गैडोलीनियम। ठीक है, आपको याद रखना है, गैडोलीनियम होता है। ठीक है, और ये जो जीडी है बेटा इसका संकेत कितना होता है, तो इसका परमाणु जो क्रमांक होता है वो जीडी का संकेत जीडी होता है, परमाणु क्रमांक आप लोगों के पास 64 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूँ बेटा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f7 5d1 और 6s2 होता है। ओके, याद रखिएगा, ये जीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो मैग्नीज अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है +7, और हम लोग यहाँ पर निकाल कर भी देख सकते हैं, जिसकी निकालना है उसके x मानते हैं। तो देखो पोटेशियम की +1 होती है ×1, मैग्नीज की निकालना है तो इसको x मानते बेटा प्लस, ऑक्सीजन की -2 होती है, और इसके कितने अणु हैं, इसके अणु हैं अपने पास कितने, 4। ठीक है, बराबर में लिख देते हैं अपन 0। तो 1 + x - 8 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा x - 7 बराबर 0। जब 7 उधर जाएगा तो +7 में आ जाएगा। इसका मतलब ये कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, +7 ऑक्सीकरण अवस्था है यहाँ पर मैग्नीज की। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 8, जिंक केवल खालिस्तान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो बेटा अगर मैं जिंक की बात करता हूँ तो जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, अभी जो अपन ने देखा था ये KMnO4 ही पोटेशियम परमैंगनेट है और इसका रासायनिक सूत्र KMnO4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ लेंथेनाइट की त्रिज्या का आकार क्रमशः होता है। तो क्रमशः लेंथेनाइट की परमाणु की त्रिज्या का आकार क्रमशः कम होता जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य और असत्य है बच्चा। तो सत्य सत्य क्या होता है कि पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अधिकांश संक्रमण तत्व या आयन इनके रंगीन यौगिक होते हैं क्योंकि इन पे डी संक्रमण पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चा, इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए सत्य हो जाएगा। दूसरा बोला है, संक्रमण धातु अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है और इनमें मुक्त संयोजकता पाई जाती है। तो बेटा ये भी आप लोगों के लिए सत्य है, ये आपका दोनों सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, यहाँ पर बेटा ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए आप लोग किसी भी तरीके से
वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए बच्चा, अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बेटा ये बात तो बिल्कुल सही है कि अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसमें बोला है क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसीलिए ये कथन कैसा हो जाएगा आप लोगों का, ये कथन हो जाता है आप लोगों का असत्य, है ना। अगर यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता तो ये कथन सत्य हो जाता। ओके, प्रश्न क्रमांक 4, लेंथेनाइट संकुचन के कारण लेंथेनाइट तत्वों को पृथक करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है बेटा। क्यूप्रस आयन रंगहीन जबकि क्यूप्रिक आयन नीले रंग का आयन होता है। क्यूप्रस का मतलब होता है बेटा Cu+ आयन, ओनली क्यूप्रस। ये रंगहीन होता है, जबकि क्यूप्रिक आयन की बात करते हैं तो क्यूप्रिक आयन की बात करते हैं तो Cu2+ आयन ये क्यूप्रिक आयन होता है, यह नीले रंग का होता है, नीले रंग का या रंगीन होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2F1C14 N-1D, बिल्कुल ये सत्य है बच्चा। ठीक है, सीरियम की मिश्र धातु लाइटर के निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो ये भी आप लोगों का सत्य है। ठीक है, मैग्नीशियम 2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण 3.92 बोर मैग्नेटॉन, इसकी इकाई होती है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये चुंबकीय आघूर्ण की है ना मैग्नेटॉन। तो बेटा ये होता है। अब पहले हमको इसको निकाल कर देखना पड़ेगा कि कितना होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूं तो सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है μ √N होता है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर N+2 होता है, यहाँ पर बात बताओ कि N क्या होता है। तो N होता है बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब मैंने इसको निकाल कर देखा तो इसका मान 3.92 नहीं आ रहा है। ठीक है, आप मान रख लेना, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख लेना बेटा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। मान रख के देखेंगे आप तो ये 5, 5 और 2 7, 7 5 35, √35 का मान 5 के ऊपर होता है ना, क्योंकि √25 का मान 5 होता है, तो √35 का मान 5 के ऊपर होता है, जबकि यहाँ पर 3.92 बोर मैग्नेटॉन दिया है। तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट श्रेणी की धातु श्वेत मृदु होती है। तो ये सत्य है। जिंक, कैडमियम और पारा को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये असत्य है बेटा, क्योंकि मैंने बताया था जिंक, कैडमियम और पारा को संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता, क्योंकि इनका N-1D कक्षक पूर्णतः पूरित होता है। ओके, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। तो बेटा आप लोगों को अब मैं बात करने वाला हूँ सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। आपके पास 2 साइड दिया है A एंड B। ठीक है, तो आपको पहला बोला है यहाँ पर नारंगी धूम। तो जो नारंगी धूम्र होता है बेटा, ये होता है CrO2Cl2, है ना, CrO2Cl2। 3D14S2 ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, प्रोमिथियम की बात करता हूँ बेटा, तो ये एक रेडियोधर्मी तत्व है Pm। जिंक की बात करता हूँ तो जिंक रंगहीन होता है ना। और पायरोलुसाइट की बात करता हूँ तो पायरोलुसाइट का सूत्र MnO2 होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सही जोड़ी को भी देख लिए। ठीक है, अब हमारा मेन जो आता है बेटा, वो एक वाक्य में उत्तर लिखिए, क्योंकि हमको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे और हमसे ये नहीं बनेंगे, इसलिए हम लोगों को ये प्रश्न को देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए देखिए बच्चा, पहला प्रश्न ये दिया है कि एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो बेटा मैंने बताया था जो मैग्नीज होती है, मैग्नीज है ना, मैग्नीज ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है और इसका संकेत होता है Mn। ठीक है,
तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं मैग्नीज, ये प्लस, ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, जो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है +7 होती है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण का सही सूत्र लिखिए। तो बेटा अभी मैंने आप लोगों को बताया था चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, म्यू इजिकल टू √n और n+2, और इसके बाद में लिखना भी आपको कि n क्या है, जहाँ n जो होता है बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 3, कोबाल्ट 2+ आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहली बात करता हूँ बेटा कोबाल्ट की। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोबाल्ट की बात करते हैं तो आयरन निकिल कोबाल्ट। ठीक है, हाँ, आयरन के बाद में कोबाल्ट। ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है इसका 27। अगर अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूँ तो अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d7 4s2। अब देखो, अब इसने कोबाल्ट 2+ आयन बोला है, तो कोबाल्ट 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा 4s के, तो 3d7 हो जाएगा और 4s कितना हो जाएगा बेटा 0। अब d में देखो, d के कक्षकों की संख्या कितनी होती है बेटा 5 होती है, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ 7 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो देखो कैसे 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बताओ अभी भी अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बेटा 3। देखो 1 2 3 दिख रही, 1 2 और 3, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ, 3 होते हैं। आप डायरेक्ट लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी। ओके, समझ गए कैसे 3 होगी, है ना। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा, 3D श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है। तो जो 3D श्रेणी का जो अंतिम तत्व होता है बेटा, 3D श्रेणी क्या होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो अंतिम तत्व होता है आप लोगों का जिंक, और अंतिम तत्व का ही नाम पूछा है तो आप लोग अंतिम तत्व बोलेंगे जिंक, और संकेत कितना क्या होता है Zn। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5, क्रोमियम परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो क्रोमियम जो होता है बेटा ये अपवाद होता है, ये आपबाव के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए इसका एग्जाम में पूछा जाता है। एक और होता है कॉपर, ये दोनों आपबाव के नियम का पालन नहीं करते, इसलिए क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा ये 3d5 और 4s1 होता है। और मैं यहाँ पर कॉपर का भी बता देता हूँ, कॉपर होता है बेटा 3d10 और 4s1। ओके, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो ये अंतिम कक्ष का आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट, क्रोमियम 2+ आयन और Fe2+ आयन में कौन प्रबलतम अपचायक हैं। तो बेटा इसमें अगर मैं बात करता हूँ दोनों में प्रबलतम अपचायक कौन है, तो दोनों में सिर्फ अपने को नाम बताना है। तो क्रोमियम 2+ आयन ये प्रबलतम अपचायक हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेंथेनाइट की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो जो लेंथेनाइट होता है बेटा इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट Gd2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। फिर से आगे बेटा Gd मैंने बताया था गैलोडीनियम है ना, इसका नाम है गैलोडीनियम है ना, गलत नाम बोल रहा हूँ बेटा, गैडोलीनियम होता है। ठीक है, गैडोलीनियम, ठीक, तो गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला है तो क्या हो जाएगा ये 4f7 और 5d1। ठीक है, और 2+ आयन में तो ये 2+ आयन में है, अगर 2+ आयन नहीं होता तो यहाँ पर 6s2 होता, लेकिन अभी 2+ आयन है, मतलब ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा क्या 4f7 5d1।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, प्रश्न क्रमांक 9, लैंथेनाइट तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो बेटा पहली बात बता दूं कि जो लैंथेनाइट तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह है 4F 1 से 14, ठीक है, 5D 0 से 1, NS का मतलब यह आ जाएगा 6S 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये लैंथेनाइट का हो गया। अब एक्टिनाइट का करना है तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 5F 1 से 14, 6D 0 to 1, 7S 2। ओके, चलिए, तो हमको लैंथेनाइट पूछा है बेटा, तो आप लोगों के लिए राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, पायरोलुसाइट का सही सूत्र लिखिए। तो बेटा जो पायरोलुसाइट होता है वो MnO2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइट बोलते हैं। इसका सही सूत्र यही हो जाएगा, ठीक। चलो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो बेटा जो क्रोमियम होता है ये Cr संकेत होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 अभी जस्ट बोला हूँ मैंने, और 4S1, और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3D10 और ये होता है बेटा 4S1 होता है। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों का कॉपर और क्रोमियम। ओके, प्रश्न क्रमांक 2, लैंथेनाइट तत्व के 2 उपयोग लिखिए। तो बेटा जो लैंथेनाइट तत्व के 2 उपयोग हैं, आपको पहला उपयोग बताना है, मिश्र धातु के निर्माण में इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, मिश्र धातु के निर्माण में, ठीक है। और जो दूसरा आपका जो उपयोग होता है बेटा, ये उत्प्रेरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखो, ठीक है। तो संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या होती है, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष, या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आंशिक रूप से डी उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, आंशिक रूप से कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनमें अंतिम कक्षक डी उपकोष मतलब आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, तो उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मिश्र धातु की परिभाषा लिखिए। तो मिश्र धातु क्या होती है बेटा, देखो, मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु का सममांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक धातु का सममांगी मिश्रण, है ना, सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है आप लोगों का, मिश्र धातु कहलाती है। और 2 उदाहरण दे देना है, एक दे देना आप लोगों को पीतल, ठीक है, और दूसरा दे देना इस्पात, है ना। ओके, इस्पात। तो ये आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया बच्चा, है ना। हम 2 अंकों के भी प्रश्नों को देख रहे हैं। स्पष्ट कीजिए कि कॉपर प्लस आयन की जली विलयन में स्थायी नहीं है, क्यों। मतलब हमको बताना है कि कॉपर प्लस आयन जली विलयन में स्थायी क्यों नहीं है। तो बेटा इसके बारे में आपको बता दूं कि जो कॉपर प्लस होता है जली विलयन में, ये बेटा असमानुपातन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, असमानुपातन, ठीक है, असमानुपातन दर्शाता है, जिसके कारण ये कॉपर 2+ आयन और कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। और क्या में परिवर्तित हो जाता है, कॉपर में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए ये जली विलयन में स्थायी नहीं होते, है ना, इसलिए जली विलयन में स्थायी नहीं होते। ओके, चलो नेक्स्ट, कॉपर प्लस आयन अपचायक है जबकि मैग्नीशियम 3+ आयन आक्सीकारक, जबकि दोनों में ही कौन सा है बेटा, D4 है, क्यों। तो ये आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है, कि कॉपर 2+ आयन अपचायक है जबकि Mn 3+ आयन ऑक्सीकारक है, क्यों, क्योंकि इनमें
क्या कंडीशन होती है बेटा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से समझना कि जो कॉपर प्लस आयन होता है, कॉपर 2+ आयन होता है, आप लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले बनना चाहिए। और दूसरी बात कि मैग्नीशियम 3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना चाहिए, है ना। अगर आपको दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है तो मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें देखो, चलो देख समझ ही लो, ये होता है बेटा आप लोगों के पास क्रोमियम 2+ आयन और दूसरी तरफ होता है मैग्नीज 3+ आयन, ठीक है। तो इनमें ध्यान से समझो, ठीक है, कि ये अपचायक प्रकृति का होता है और ये आक्सीकरक प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो विन्यास होता है बेटा, ये D4 से D3, ठीक है, D4 से D3 मतलब में परिवर्तन होता है, D4 से D3 में परिवर्तन होता है। जबकि मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका D4 से D5 में परिवर्तन होता है ना। तो D4 से D5 में परिवर्तन होता है, इसका D4 से D3 में परिवर्तन होता है। इसीलिए ये अपचायक प्रकृति का होता है और ये कैसी आक्सीकारक प्रकृति का होता है, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मरकरी द्रव अवस्था में होती है, क्यों और क्या बोला है? हाँ, केवल इतना सा बोला है कि मरकरी द्रव अवस्था में होती है, क्यों? तो बेटा इनके परमाणु के बीच धात्विक बंध कमज़ोर होने के कारण, ठीक है, मरकरी के परमाणु के बीच धात्विक बंधन, है ना, जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही वीक होती है, कमज़ोर होती है। कमज़ोर होने के कारण, ठीक है, इसके आगे लिखना है आपको, धात्विक बंधन कमज़ोर होने के कारण ये जो होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके बेटा, ठीक। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं? तो पहली बात तो आपको संक्रमण तत्व की परिभाषा बताना पड़ेगा कि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिसमें N-1D कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो स्कैंडियम में N-1D कक्षक मतलब इसका 3D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि 3D1 और 4s2 होता है। जबकि जिंक की बात करते हैं तो ये 3D10 और 4s1 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, 3D10 और 4s2 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका D कक्षक पूर्णतः पूरित है, इसीलिए जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, जबकि स्कैंडियम संक्रमण तत्व माना गया है। ओके, चलिए ठीक है बेटा। नेक्स्ट, संक्रमण तत्व कनन एंथैल्पी के उच्च मान दर्शाते हैं, क्यों? तो ये उच्च मान इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि ये मजबूत धात्विक बंध होते हैं, इनके मध्य मजबूत धात्विक बंध होते हैं और मजबूत धात्विक बंध होने के कारण इनकी कनन एंथैल्पी कैसी होती है? उच्च होती है। ओके, ठीक। प्रश्न क्रमांक 9 के बाद में 10, कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में केवल ऑक्साइड या फ्लोराइड में ही दर्शाता है, क्यों? ठीक है, तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड और फ्लोराइड में दर्शाता है बेटा। वो इसलिए होता है क्योंकि जो धातु होती है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, उनका आकार और ऋणात्मकता अधिक होती है, ठीक है। जो ऑक्साइड होते हैं और फ्लोराइड होते हैं, ऑक्साइड और फ्लोराइड, इनका आकार छोटा होता है, आकार छोटा, और इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ना बेटा, ये अधिक होती है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये केवल ये जो होते केवल ऑक्साइड उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 अंक के प्रश्न भी गिवन है बेटा आप लोगों के पास कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आप लोग सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक। फिर नेक्स्ट है डी और एफ ब्लॉक में 3 अंतर आप तो ऐसे ही बता देंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व है ना इनकी, फिर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे आप लोग, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का लिख लेंगे, ठीक। तो आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए बच्चा, ये प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छी हेल्प करेंगे क्योंकि 3 और 4 अंक से भी एक प्रश्न आएगा, ठीक है। और मेरा मानना है एक क्वेश्चन तो ये डी एंड एफ ब्लॉक में अंतर आएगा,
ठीक है। और प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आएगा। तो अब यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्यूप्रस प्लस आयन रंगीन जबकि क्यूप्रिक आयन रंगीन होता है, क्यों, है ना, मैंने ये आपको बताया भी हूँ कि क्यों होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के 3 अनुप्रयोग ये भी पूछ सकता है। चलिए ठीक है बच्चा, तो यहाँ से एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में 4 अंतर पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछा है बेटा, तो ये आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बन जाएगा। अनुचुंबकीय होती क्यों, कारण बताना है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है बच्चा, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो आप लोगों को बताना है बेटा। और आप लोग इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे। नेक्स्ट आप लोगों का जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।